जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक फिर वही मॉडल पेपर है, नेक्स्ट मॉडल पेपर क्लास 10th एंड 12th के लेवल का। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चंस हमारा क्या है, क्वेश्चंस पे नज़र पहले मार लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आते हैं। जो डाउट होगा आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा मॉडल पेपर है 10th एंड 12th का, जो कि बायोलॉजी का है। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। भाई, जो रिफ्लेक्स एक्शन है यानी प्रतिवर्ती क्रिया, और कोई वॉकिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है यानी टहल रहा है कोई बंदा, ये दोनों में क्या अंतर है? तो एक चीज़ पहले अंतर आप खुद सोचिए। प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ होता है हमारा, सारी चीज़ें ठीक है, हमारा मस्तिष्क से संबंधित है। स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारी जो ब्रेन खुद देखता है, जैसे आपकी आंखों पे सडन कोई तेज प्रकाश वाली लाइट पड़ जाए तो आपकी आंखें की जो पुतलियां होती है वो सिकुड़ जाएंगी, ठीक है। तो कुछ रिफ्लेक्शन हमारा ब्रेन खुद देखता है, कुछ ज़्यादातर रिफ्लेक्शन हमारा जो प्रतिवर्ती क्रिया है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु देखता है। तो कुछ हमारा हो गया, कुछ परसेंट हमारा तो ब्रेन देखता है, कुछ परसेंट हमारा स्पाइनल कॉर्ड देखता है। तो दोनों में संबंध स्थापित रहता है, यानी भाई है तो वो तंत्र का भाग ही। तो हमारी ब्रेन जो चीज़ें कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारी कुछ जो चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं वो होती हैं अनैच्छिक होती हैं। क्या? अनैच्छिक अनैच्छिक क्रिया जो प्रतिवर्ती क्रिया है हमारी, ठीक है। और जो टहल रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐच्छिक क्रिया। क्या? ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है। जो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है, ठीक है, हमारी पलकें झपक रही हैं, ये पलकें झपकना, ठीक है, पलकें सिकुड़ना, ये सब हमारी जो अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं, ये हमारा क्या मेडुला, ब्रेन, ये सारे मिलके ये सारे कर रहे हैं। और ऐच्छिक क्रिया हम टहल रहे हैं। क्या? हम टहल रहे हैं, तो हमारी ऐच्छिक क्रिया, हमारा मन कहेगा टहलेंगे, मन कहेगा नहीं टहलेंगे। तो हमारी इन दोनों के बीच में बस इतना ही संबंध है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं। क्या कह रहा है कि जो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते कि हम चाहें, अगर सोचना चाहें कि हम इसे कंट्रोल कर लें, हमारी प्रतिवर्ती क्रिया जो है उसे ना हो तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, जो कि मस्तिष्क का भाग हमारा जो मेरुरज्जु है वो है, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हमारा भाग मेरुरज्जु है, ठीक है। टहलने की क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है, इसके द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल, इसे हम क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, इस पर हमारी इच्छा नहीं चलेगी भैया मेरे लाल। जो हम अब कह दो हमारी दिल की जो संकुचन गति है वो बंद हो जाए, नहीं बंद होगा, ठीक है। तो जो मेडुला कर रहा है, जो स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है, ये क्या कह रहा है, मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारा दिमाग इस पे काम ही नहीं करेगा। जो हमारी खोपड़ी के अंदर है वो हमारे शरीर के हिसाब से, उसके हिसाब से हमारा शरीर चल सकता है। स्पाइनल कॉर्ड तो हमारा हेल्पर ब्रेन तो है, ये है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, वो उसे कंट्रोल, उसकी जो सूचनाएं होती है उससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल बिल्कुल कतई नहीं कर सकते, 1% नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो ब्रेन में हो रहा है हमारी चीज़ें, यानी हम जो सोच रहे हैं, जो हमारे सोचना है, जो तर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा किसके द्वारा हो रहा है, ब्रेन द्वारा हो रहा है। तो वो चीज़ें, हम कुछ चीज़ें नियंत्रित कर सकते हैं कि जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, हमारा मन कहा तो हमने हाथ उठाया, मन कहा तो हाथ नहीं उठाया, हमारा मन कहा तो पैर की पेशियां मैंने हिलाई डुलाई, मन कहा तो नहीं हिलाई डुलाई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप चौंक रहे हैं तो आप चाहे कि कंट्रोल कर सकते हैं, चौंकना तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो हमारा मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित हो रही है। हाँ, आप सोच रहे हैं कि हम किसी को मारें, हाँ?
मारने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन बाद में आप उससे सामने देखते हैं तो आप सोचते हैं दया आ गई आप पे। तो आपका कंट्रोल है ना, आपका मस्तिष्क का कंट्रोल है आपका, तो वो आपका ऐच्छिक क्रिया में चला जाएगा। अनैच्छिक क्रिया जो हमारी मेरुरज्जु होगी वो। नेक्स्ट हमारा दो तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन के मध्य अंतर्गत सिनेप्स में क्या होता है। सिनेप्स आप लोग जानते हो, ठीक है, कि मान लीजिए कि ये क्या है, एक्सॉन है, ये डेंड्राइट है, क्या डेंड्राइट, फिर ये एक्सॉन है, ये क्या है डेंड्राइट। तो ये वाला एक्सॉन होगा हमारा, एक्सॉन, ये वाला डेंड्राइट होगा। तो इसके बीच जो खाली जगह है इसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स, सिनेप्स। तो इस खाली जगह को सिनेप्स कहेंगे। इसके बीच में एनए भरा होता है जिसके द्वारा, ठीक है, यहाँ से सूचनाएं जा रही हैं, क्या, यहाँ से सूचनाएं जा रही हैं, जैसे यहाँ पहुँचेंगी, ठीक है, या फिर रिटर्न आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, कुछ भी, ठीक है, तो जैसे यहाँ पहुँचेगी रिटर्न, तो यहाँ पे एक न्यूरो हार्मोन्स रिलीज होगा। न्यूरो हार्मोन्स मतलब आदान प्रदान करने के लिए सिनेप्स के बीच में जो कपलिंग लगा है, सिनेप्स का काम कर रहा है, मतलब वहाँ क्या फिलअप होने के लिए आती है न्यूरो हार्मोन्स। फिर यहाँ एक दूसरे के लिए, ठीक है, एक दूसरे जब डेंड्राइट पे पहुंच जाती है सूचना, वो सिनेप्स का काम, वो मतलब न्यूरो हार्मोन्स का काम खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे पहुंचेगी तो फिर इसमें न्यूरो हार्मोन्स यानी न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा। क्या कह रहा है उत्तर हमारा, दो तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन के बीच अंतर्गर्थन सिनेप्स में विद्युत आवेगों को रसायनों में बदला जाता है। कौन से रसायन में, क्योंकि जब तक उसमें एक हार्मोन्स नहीं रिलीज होगा तब तक रसायन में नहीं बदल पाएगा, और फिर उन रसायनों को अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाया जाएगा। ये रसायन अगली तंत्रिका कोशिका में फिर से विद्युत आवेग में बदल जाएंगे। यानी एक कोशिका में जब जा रहे हैं तो उसमें पहले रसायन में चेंज होंगे दूसरे कोशिका में जाने के लिए, लेकिन जैसे पहुंच जाएंगे फिर से वो फिर किस में चेंज हो जाएंगे, विद्युत आवेग में। सिनेप्स के बारे में कुछ जानकारियां हैं जो कि हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है, यानी कपलिंग कह सकते हैं, जोड़ने का काम कर रहा है, या वह जगह होती है जहां एक न्यूरॉन का एक्सॉन तथा दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा रहता है, यानी दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से जुड़ा रहता है। तीसरा, सिनेप्स तंत्रिका संचार के लिए जरूरी होता है। भाई तंत्रिका संचार, सूचनाओं का आदान प्रदान होना है तो सिनेप्स बहुत जरूरी है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। सिनेप्स पर विद्युत आवेगों को रसायनों में बदलने के बाद ये रसायन अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचते हैं। यानी जब आप वो सिनेप्स पर विद्युत आवेग को जो रसायन में चेंज करने के बाद फिर वही दूसरे तंत्रिका कोशिका पे पहुंच जाते हैं। ये रसायन अगली तंत्रिका कोशिका में फिर वही प्रक्रिया जो उस कोशिका में किए थे फिर वही प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। इन रसायनों को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जो हार्मोन्स होता है वो रसायन कहते हैं। जो रसायन अभी मैं बोल रहा था वही है जो न्यूरो हार्मोन्स, यानी हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो हार्मोन्स कुछ भी कह सकते हो, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ उसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। प्रतिवर्ती क्रिया की मस्तिष्क में भूमिका इस प्रकार है कि मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन केंद्र है, ठीक है। जो मस्तिष्क है, ठीक है, शरीर का यानी सबसे मेन काम वही कर रहा है, क्योंकि हम जो चल रहे हैं फिर रहे हैं कौन, मस्तिष्क द्वारा ही कर रहे हैं ना। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं को पर सोचने, जो मेरुरज्जु मान लीजिए आपके पैर में या फिर कुछ में आपको किसी ने टच किया, तो जो टच हुआ, ठीक है, तो वो जैसे हाथ में टच किया तो हाथ में टच हुआ तो हाथ के द्वारा जो सूचनाएं गई वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ, ब्रेन तक गई। तो आपको लगेगा कि हम ये मतलब कैसा टच किया, बैड टच है या गुड टच है। तो उसके बाद आप उसका सूचना का विश्लेषण करोगे कि नहीं अच्छा टच, बैड टच नहीं था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर उस पर आप कार्य करोगे और जैसा रिएक्ट करना होगा रिएक्ट करोगे जैसे आपका, ठीक है, आपको लगेगा ठीक। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। जो मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसका संदेश भेजा जाता है कि ये होने वाला है, ये सारी चीज़ें।
कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित, जहां मैं आगे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं कि हमारा सीधा मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का, जो मैंने कहा था ना कि आपके नेत्र की जो फलकें होती हैं वो सिकुड़ जाएंगी, संकुचित हो जाना। और जब प्रकाश कम रहता है तो हम थोड़ा आंख बड़े बड़े कर लेते हैं, और कम रहता है तो हम सब सिकोड़ लेते हैं। कम रहता है तो बड़े बड़े कर लेते हैं, ज़्यादा हो जाता है कोई टार्च मार दे आंख पे तो क्या होगा, आप पलकें एकदम से सिकोड़ लोगे। हम अगरबत्ती की गंध का कैसे पता लगाते हैं भैया? देखिए, आप सूंघते हैं, सूंघ के लगाएंगे ना, सूंघ के, ऐसे मत लिखिए ना कि सूंघ के लगाएंगे, सूंघ के तो सबको पता है, ठीक है। घ्राण पिंड होता है, घ्राण पिंड होता है, सूंघते हैं, ठीक है। वायु में जो सुगंध पहुंची, ठीक है, अगरबत्ती छोड़ो, कोई भी सुगंध, हाँ कोई भी सुगंध हो जाए, वायु में पहले मिलेगी, कहाँ? पहले वायु में मिलेगी, वायु से मिल करके ये वायुमंडल में जाएगी, वायुमंडल से जो जो जीव हैं उनके पहले नाक के द्वारा, ठीक है। और ग्राही अंग, ग्राही जो सूचना होती है, जैसे सेंसरी, सेंस वाला, सेंस न्यूरॉन, न्यूरो सेल, सेंस न्यूरो सेल द्वारा, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके ब्रेन में कौन से भाग में? अगर मस्तिष्क यानी सेरिब्रम में एक पिंड होगा, घ्राण पिंड। कौन सा? घ्राण पिंड। वहाँ पहुँचाएगी, ठीक है, वहाँ उसका एब्जॉर्बेशन होगा, ठीक है। उसी हिसाब से पता चलेगा कि हाँ ये अच्छा खुशबू है या बुरा खुशबू है। अगरबत्ती की गंध का पता लगाने के लिए नाक में मौजूद घ्राण से रिसेप्टर्स काम करते हैं। ये रिसेप्टर्स अगर मस्तिष्क में मौजूद घ्राण लोब को संकेत भेजते हैं। जो अगर मस्तिष्क है सेरिब्रम में, ठीक है, उनमें घ्राण पिंड है, जिसे घ्राण लोब भी कहते हैं, उसको संकेत भेजे। इसके बाद अगर मस्तिष्क में मौजूद संवेदी केंद्र में गंध की संवेदना का विश्लेषण किया जाता है कि हाँ अच्छा वाला है गंध या बुरा वाला है। इस तरह हमें अगरबत्ती की गंध का पता चलता है, ठीक है। अब चलिए उसका कुछ अलग चीज़ें देख लेते हैं, थोड़ा बहुत टॉपिक वाइज। अगरबत्ती गंध का पता लगाने का तरीका, अगरबत्ती से निकलने वाला रसायन वायु में फैल जाता है। पहला नंबर यही तो फैलेगा। जब हम सांस लेते हैं तो रसायन नाक की नमी से धीरे धीरे श्लेष्मिका में घुल जाता है। ये भी है क्लियर। घ्राण ग्राही जो रिसेप्टर होता है घ्राण वाला, इन रसायनों को सूचना के रूप में, ठीक है, ग्रहण करते रहते हैं, ठीक है, करते रहते हैं। और कहाँ भेजते रहते हैं? घ्राण पिंड तक। संवेदी तंत्रिकाओं के जरिए संवेदना अगर मस्तिष्क को पहुंचती है, संवेदी तंत्रिका जो सेंस तंत्रिका होती है उसके जरिए, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड वहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, उसके जरिए कहाँ जाएगी, ठीक है, सेंसरी नर्वस सेल्स के जरिए ये तुरंत जाएगी सेरिब्रम के घ्राण पिंड पे जाएगी, और वहाँ जा करके, ठीक है, इस गंध का विश्लेषण किया जाएगा भैया कि ये गंध मौजूद संवेदी केंद्र जो होता है वो केंद्र का करेगा, गंध का विश्लेषण करेगा। देखो अच्छा वाला बुरा वाला वो डिसाइड वही करेगा कि उसको पसंद है वो सुगंध की नहीं पसंद है। अगर आपके ब्रेन में अगर आपको ब्रेन को नहीं अच्छा लगेगा तो वो चाहे अच्छी सुगंध क्यों ना होगी वो आपको बुरी लगेगी। इस तरह हमें अगरबत्ती की गंध का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक छोटा सा क्वेश्चन था, प्रपादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, यानी जो वृद्धि करता है, जो वृद्धि को वृद्धि करने के लिए उत्तेजना प्रदर्शित करता है। क्या? ऑक्सिन हार्मोन्स है तो बहुत जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन्स, लेकिन मेन क्या है जो अग्र सिरे पर वृद्धि करता है उसी की बात है, ऑक्सिन हार्मोन्स की। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। भाई प्रकाशानुवर्तन आप समझ लिए, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन समझ लिए, अब जलानुवर्तन समझ लीजिए। जलानुवर्तन क्या है? एक प्रयोग करना है। आप प्रयोग कैसे करोगे? देखो एक टब ले लो, हाँ एक टब, छोटा सा टब, इसमें मिट्टी डाल दो, ऐसे मिट्टी डाल दो, डाल दिया ना? हाँ डाल दिया, हाँ करते जाना। अब क्या करो, इसमें एक पेड़ लगा दो, छोटा पेड़ लगा दो। अब आपने पेड़ लगा दिया,
और इस पे एक, इस साइड पे एक कोई कीप लगा दो। अब आप एक कोने पे कीप, एक कोने पे पेड़ है। हाँ, अब आप रोज पानी डाल रहे हो, लेकिन कहाँ, पूरे पेड़ पे नहीं डालो, इस कीप के जरिए डाल रहे हो। कीप के जरिए मिट्टी में ये फैलता जाता है पानी। आप जब ये पेड़ लग जाएगा, इसकी जड़ें फैल जाएंगी, तो फिर क्या होगा कि जब आप 10 या 1 मिनट, सॉरी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ गया, 10 या 15 दिन बाद आप देखोगे, तो आप मिट्टी हटा के देखोगे तो इसकी जड़ें जो होंगी, ठीक है, ये इस पानी की दिशा की ओर फैली रहेंगी। तो इससे क्या साबित होता है कि जलानुवर्तन, जिस तरफ से जल आ रही है उसी तरफ क्या हो गई, हमारी जड़ें फैल गईं। तो यही है प्रयोग और यही आपको प्रदर्शित करना है। एक और देख लीजिए, ठीक है। कांच का पात्र ये है, कांच का पात्र भी है, ठीक है। एक में पानी रख दिया, एक में खाली कांच के पात्र रख दिया, यानी एक में पानी रख दिया, एक कांच में, एक कांच खाली रख दिया। अब आपने एक ऐसा पाइप लिया जो कि मतलब फिल्टर पेपर था, उसका आपने एक ब्रिज बना लिया। ब्रिज इस तरीके से बनाया कि बीच में खाली जगह हो, उसमें अंकुरित बीज होना चाहिए, ऐसा ऐसे टाइप के बीज। आप चना ले लो, रात भर 2-3 रात भिगो दो, उसके बाद वो अंकुरित हो जाएगा। इसी के बीच में आपने डाल दिया, लेकिन इस तरीके से इसमें स्पेस रहे और चना इधर उधर हो सके, हिल सके, डुल सके, और पारदर्शी होना चाहिए। फिल्टर पेपर, बटर पेपर एक आता है। अब आप ऐसे मतलब इस तरीके से बना दिए, इस तरीके से आपने ऐसे लाके ऐसे एक सिरा इस पानी वाले बोतल में रख, पानी वाले पात्र में रख दिया, एक सिरा इसमें खाली वाले पात्र में रख दिया, और ऐसे ब्रिज बना हुआ है। तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि आप कुछ दिन बाद, 8-10 दिन बाद आप देखोगे कि जिस तरफ पानी उस तरफ अंकुरित बीज क्या, उसी तरफ उसका मुंह थोड़ा उधर बहुत उधर खिसका हुआ भी है। तो इससे ये मालूम होता है कि जो प्लांट्स होते हैं किस तरफ डेवलप कर रहे हैं, पानी की तरफ वो डेवलप कर रहे हैं। तो इसे प्रकाश जलानुवर्तन कहते हैं। दो छोटे कांच का पात्र है, उन्हें ए और बी के रूप में चिन्हित करें। कांच का पात्र ए में पानी भरे। अब एक फिल्टर पेपर लेकर एक बेलनाकार रोल बनाएं। रोल बनाने के बाद आपको इसे कांच के पात्र ए और कांच के पात्र के बीच एक पुल बनाकर, ठीक है, पुल के रूप में रखें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। फिर फिल्टर पेपर के पुल के बीच में कुछ अंकुरित बीज लगाएं। अब पूरे सेटअप को एक पारदर्शी प्लास्टिक कंटेनर से ढक दें ताकि नमी बनी रहे। अब कंटेनर से ऊपर से आपको ढकना भी है, ऊपर से आप ढक दोगे। फिर पारदर्शी होना चाहिए, जो कि जिससे क्या हो जाए कि आपको थोड़ा सनलाइट उसे मिलती रहे। अवलोकन, अंकुरित बीजों की जड़ें बीकर ए की ओर बढ़ेंगी। बीकर ए जिसमें पानी था उसी की तरफ वो अग्रेसित होंगी, खिसकेंगे। इससे क्या होता है कि इससे ये जाहिर होता है कि हाँ, मतलब जलानुवर्तन जिस तरफ हो रहा है उस तरफ उसी तरफ मतलब जिस तरफ पादप जा रही है वो उसी तरफ जलानुवर्तन हो रहा है, चाहे पादप की जड़ें हो चाहे वो अंकुरित बीज हो। एक और देख लीजिए, लकड़ी का बना एक डिब्बा लो, जो भी मैं स्टार्टिंग में बताया। इनमें मिट्टी और खाद का मिश्रण भरो। इसके एक सिरे पर पौधा लगाओ। डिब्बे में पौधे के विपरीत दिशा में कीप मिट्टी में गाड़ दो। पौधे के उसी कीप द्वारा प्रतिदिन पानी डालो, मतलब और कहीं नहीं डालना है, कीप में ही डालना है। लगभग 1 सप्ताह बाद पौधे के निकट की मिट्टी हटाकर ध्यान से देखो। पौधे की जड़ों की वृद्धि उसी दिशा में होगी जिस दिशा में कीप के द्वारा पानी डाली गई थी, पौधे की सिंचाई की गई थी। जो कि देख रहे हो ये कहाँ भागा हुआ है, ये इस कीप की तरफ। और जड़ों की वृद्धि कहाँ हुई, ऐसे हुई है कीप की तरफ, क्योंकि पानी यहीं से पड़ रहा था। और पानी यहीं से पड़ रहा था तो पौधे की जो जड़ें विकसित हुई इधर की ओर, राइट साइड की ओर भाग रही हैं। क्यों आयोडीन युक्त नमक का उपयोग उचित है? क्या आयोडीन युक्त नमक का उपयोग उचित है? तो हाँ भैया, उचित है। अब इसके कुछ एडवांटेज जान लेते हैं। आयोडीन नमक युक्त नमक उपयोगी है क्योंकि यह पाचन में सुधार करता है। क्या करता है? पाचन में सुधार करता है। दूसरा, आयोडीन युक्त नमक तत्व आयोडीन के विभिन्न लवणों की 1 मिनट की मात्रा के साथ मिश्रित खाने योग्य नमक है।
तीसरा, आयोडीन का अंतर्ग्रहण आयोडीन की कमी में सुधार करता है। अगर आप भोजन में खाते हैं, आयोडीन अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, यानी तो भोजन की, अगर आपके शरीर में आयोडीन, आपका थायराइड ग्लैंड आयोडीन कम भी बनाता है, तो अगर आप भोजन के माध्यम से आप आयोडीन ले रहे हैं तो मतलब आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आयोडीन की कमी विश्व स्तर पर लगभग 2 अरब लोगों को प्रभावित कर रही है। यह बौद्धिक स्तर और विकासात्मक क्षमताओं का प्रमुख संयमित कारण है। जड़वा मनता तो क्या दिक्कत हो जाती है आयोडीन की कमी से, बहुत खतरनाक रोग होता है। इसकी कमी थायराइड ग्रंथि की समस्याओं का कारण बनती है, जिससे एंडेमिक गोइटर भी शामिल है। कई देशों में आयोडीन की कमी से गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा पैदा हो रहा है, जिसे सोडियम क्लोराइड नमक में जानबूझकर कम मात्रा में आयोडीन मिलाकर किया जा रहा है। तो सोडियम यानी नमक, जो सोडियम क्लोराइड हम जो खा रहे हैं उसमें कम मात्रा में, कई देशों में आयोडीन की कमी से गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य का खतरा पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो नमक बेच रहे हैं, नमक में सोडियम जो क्लोराइड है, ठीक है, उनमें जानबूझकर मिलावट हो रही है। क्या मिलावट हो रही है? सोडियम की जगह कुछ और डाला जा रहा है उसमें, सोडियम कह रहे हैं, उसमें आयोडीन की जगह कुछ और डाला जा रहा है, कम मात्रा में डाला जा रहा है आयोडीन, ठीक है, और कम मात्रा में। जो महंगे नमक हैं उनमें बढ़िया मात्रा में है। स्रोत तो हमारा वही है ना, नमक ही है ना। आयोडीन अगर हम चाहें तो, अगर बिना दवा के अगर नॉर्मली लेना चाहे देसी इलाज, तो नमक ही हमारा स्रोत है। और जब हम उसी में ही मतलब गड़बड़ कर देंगे तो हमें किस में मिलेगा आयोडीन? जब एड्रेनल रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में कौन सी अनुक्रिया होती है? भैया एड्रेनल का आप चीज़ जान लो, ये हमारा हृदय स्पंदन और श्वसन दर तेज कर देता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। एड्रेनलिन यानी अधिवृक्क ग्रंथि हार्मोन्स एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है तथा सीधे रक्त में पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाता है। रक्त के द्वारा ही, इसका कोई डक्ट तो है नहीं, तो रक्त के द्वारा ही फैलेगा और रक्त के माध्यम से फैलते हुए पूरे शरीर में फैल जाएगा। भाई रक्त कितनी स्पीड से जाती है हमारे शरीर में? 120 की स्पीड से जाती है, 80 की स्पीड से आती है, तो इसे फैलते देर नहीं लगेगा। यह हृदय को प्रभावित करता है। काहे? क्योंकि यह हृदय की गति को तेज कर देता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा देता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा देगा तो भाई सांस भी लेना पड़ेगा ना जल्दी, क्योंकि सांस जब तक लोगे ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ेगा, और सांस नहीं लोगे आप, उतना स्लो लोगे, तो आपका मतलब दोनों डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर हार्ट बीट और श्वसन दर, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। कहीं मतलब घबराहट, ये बेचैनी, ये सारी चीज़ें, सांस फूलने से संबंधी समस्या, तो दोनों को बराबर रखने का काम एड्रेनल का काम। श्वास दर भी, अगर हार्ट बीट बढ़ाया तो श्वास दर भी तेज करेगा वो, एक बात याद रखिएगा। और पेशियों में अधिक ऑक्सीजन मिलती है। जब श्वास दर दोनों तेज रहेगा तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज़्यादा आएगी, हमारे शरीर के एक कोशिकाओं में पहुंचेगी। इन परिवर्तनों के कारण जीव का शरीर असमान परिस्थिति में निपटने में सक्षम हो जाता है। कोई सडनली ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिससे कि हम कभी तैयार भी नहीं रहते, लेकिन कभी कभी एड्रेनल क्या होता है कि मतलब जब ऐसे सडनली स्थिति आती है तो हमारे ये अधिवृक्क ग्रंथि हार्मोन्स रिलीज कर देता है और हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि ऐसी इमरजेंसी आ गई है, अब तुम हार्मोन्स रिलीज करो। हार्मोन्स रिलीज करेगा, हमारा उस समय क्या रहता है, उस समय हम चाहे नींद में रहें, चाहे जिस चीज़ में रहें, अगर हमारा इमरजेंसी है तो हम वो काम करेंगे। मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? देखिए, इंसुलिन का इंजेक्शन तभी दिया जाता है, पहले गोली से ठीक किया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, तो पहले गोली से ठीक किया जाएगा। काहे ठीक किया जाएगा कि देखो, जब अगर आप 500 mg कोई गोली खा रहे हो, किसी भी चीज़ की दवा भैया, तो आपके शरीर में वो 200 से 250 mg पहुंच रही है और बाकी ये आपके आंतों द्वारा ये बाहर हो जा रही है। काहे? बता रहा हूँ। आपके शरीर में एक बैठा है, कौन? यकृत। बड़े ध्यान से समझिएगा। यकृत, देखिए ये सब मिलता है, सब ब्लड में ही तो मिलता है, और ब्लड में मिलता है तो ब्लड में, ठीक है, ब्लड में यकृत को पता है, इसके पास उसकी फुटेज है जो हमारे खाने योग्य चीज़ें हैं। गॉड ने हमें बना के भेजा है अच्छी चीज़ें के लिए ना कि केमिकल वाली चीज़ों के खाने के लिए। तो यकृत को पता है कि जैसे आपने गेट पे किसी को बैठा दिया कि देखो ये लोग आएंगे,
फलाने फलाने आएंगे, तो आप ये क्या कीजिएगा, इनको भेज दीजिएगा। लेकिन वो गेट कीपर क्या कहेगा कि कैसे पता चलेगा कि फलाने फलाने, तो आप फलाने फलाने का फ़ोटो दे दोगे आप उनको कि देखना ये फ़ोटो, जो फ़ोटो वाला आएगा तभी भेजना, अन्यथा नहीं भेजना। तो वो क्या करेगा, अब जो कोई आएगा तो फ़ोटो से मैच करेगा तो कह देगा हाँ तुम जाओ, अगर नहीं मैच करेगा तो अंदर नहीं आने देगा। ऐसे हमारे यकृत के पास भी सिस्टम है कि गॉड ने हमें जो चीज़ें भेजी है खाने के लिए, वही चीज़ का इसके पास फुटेज है और चीज़ों का नहीं है। तो नहीं है तो ब्लड से हो करके जब हमारा यकृत द्वारा ब्लड जाता है, उसी में जब ये मिल करके ये केमिकल जाता है तो यकृत उसे रोकने की कोशिश करता है। और ब्लड की फ्लो 120 के स्पीड से रहती है, तो यकृत कुछ रोक पाता है, कुछ नहीं रोक पाता है। ठीक है, तो 50% इसने रोक दिया, 50% रोक करके इसने रिटर्न कर दिया कि तुम जाओ, केमिकल रसायन तुम्हारी यहाँ नहीं ज़रूरत है। 50% ये बाईपास होते होते चला पहुँच गया, रोकते रोकते पहुँच गया। अब पहुँच गया तो वो क्या हो जाती है, आप 500 mg खाते हैं तो आपको 200 से 250 mg यानी 200 to 250 आपको इतना लगती है आपके शरीर में, बाकी आपका शरीर से बाहर निकल जाती है। याद रखिएगा। कभी कभी हम ये तो कभी कभी आप खाते हो ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन पे, ठीक है, लेकिन इंसुलिन जो शुगर के रोगी होते हैं उनके शुगर और बीपी इनका रोज चलता है भैया, दवा रोज चलता है, पर डे चलता है दवा। और जब इनका पर डे दवा चलेगा तो यकृत को पता चल जाएगा कि यही केमिकल रोज आता है, रोज आता है। अब यकृत क्या करेगा, यकृत उसको रोक दे, मतलब एकदम से बैन कर देगा। तो आज अगर 50 mg खा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ दिन बाद धीरे धीरे मधुमेह में, बीपी में ऐसा होता है, धीरे धीरे 60 mg होता है, तब जाके उनको काम करेगा। धीरे धीरे 100 mg उनको काम करेगा, यानी 50 mg बाद आगे चल के 3-4 साल 5 साल बाद उनको 50 mg काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं, मतलब खाते खाते उनको आदत, उनके यकृत को पता चल गया 50 mg सब बाहर कर दे रहा है, तो सब बाहर कर देगा तो उनके शरीर में वो दवा जाएगी ही नहीं, तो 100 mg दिया जाता है। डॉक्टर होशियार होता है, 100 mg देता है, कहता है 50 ये बाहर कर देगा तो 50 अंदर चला जाएगा, तो 100 mg देगा। अब जब 100 भी बाहर कर देगा तब सोचेगा कि अब दवा से अब नहीं काम चलेगा, यानी सब दवा को ये डिक्लाइन कर दे रहा है, सारे केमिकल को। तब वो बाईपास रास्ता ढूंढता है, वाई इंजेक्ट, यानी इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्ट हमारे ब्लड में ही छोड़ देता है। और वैसे ये ब्लड में पहुंचेगा नहीं, बहुत प्रोसेस है, यकृत से होकर के गुजरना पड़ेगा। और डायरेक्ट ये ब्लड में छोड़ देगा तो डायरेक्ट ये ब्लड से पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो उसमें यकृत कुछ नहीं कर पाएगा। लास्ट में यकृत के पास जाएगा तो यकृत कर भी क्या सकता है। तो यही होता है यकृत में इंसुलिन का जो इंजेक्शन देते हैं, जब हमारी दवा नहीं काम करती तब इंजेक्शन दिया जाता है कोई भी चीज़ का। तो इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। मधुमेह के रोगी में अग्नाशय ग्रंथि से अल्प सक्रियता या फिर अल्प स्राव कह सकते हो के कारण यह हार्मोन्स कम मात्रा में स्रावित होता है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन, जिससे रक्त शर्करा बढ़ जाती है, इसके शरीर पर घातक परिणाम होते हैं। इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन रोगी को देकर रक्त की शर्करा का नियमित किया जाता है, यानी कंट्रोल किया जाता है। तो रक्त में जो शर्करा होती है उसे कंट्रोल इंसुलिन का इंजेक्शन देकर किया जाता है। और क्वेश्चंस है कि नहीं? नहीं, अब नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, PDF का लिंक। आप वहाँ से लिंक ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अनाउंसमेंट हो तो हम कर सके। परीक्षा भी आने वाला है, तो चलिए चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा एंड सी यू, गुड बाय।